हम दोनों चैप्टर का सारा फार्मूला बता देते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज वाला जो है वो, और साथ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस वाला जो चैप्टर है, दोनों का सारा फार्मूला बता देते हैं। कैपेसिटेंस नहीं हुआ है ना, लेकिन फिर भी समझ में आ जाएगा सारा कुछ, जितना बता देंगे उतना सारा कुछ आ जाएगा। तो इसमें जो हम लोग टोटल देखने वाले हैं ना, सबसे पहला फार्मूला कहाँ से स्टार्ट होता है? कूलम्ब्स लॉ से स्टार्ट होता है ना। सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ का जो फार्मूला है उसको नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला हो जाएगा F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बता रहे हैं? अगर दो चार्ज रखा हुआ है और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर आर है तो उस पर जो फोर्स लगेगा इतना लग जाएगा। सेकेंड फार्मूला हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जैसे कोई मैग्नेट रखा हुआ है तो मैग्नेट के चारों तरफ क्या होगा? उसका अपना फील्ड क्रिएट हो जाता है। उसके फील्ड में अगर कोई लोहा या फिर दूसरा मैग्नेट रखेंगे तो या तो अट्रैक्ट होगा या फिर रिपेल होगा। सेम कहानी यहाँ चार्ज के केस में है। अगर यहाँ पर कोई एक चार्ज रख देंगे तो इसका एक अपना फील्ड होगा, और इसके एरिया में अगर कोई आएगा तो या तो अट्रैक्ट होगा या फिर रिपेल होगा। तो यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे हैं ना फील्ड का, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? एक चार्ज है। फील्ड किसकी वजह से बन रहा है? एक चार्ज की वजह से आ रहा है। दूसरा तो तब जब वो इसके इन्फ्लुएंस में आएगा, है ना। तो यहाँ पर जब हम लोग फील्ड का फार्मूला लिखेंगे ना, तो दो चार्ज ना यूज करके एक चार्ज यूज करेंगे, KQ बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और वही अगर दूसरा चार्ज आता है तो फिर वहाँ पर Q2 लगा देते हैं और फोर्स लगना शुरू हो जाता है ना। तीसरा फार्मूला हम लोग यूज करेंगे एनर्जी का। एनर्जी कैसे डिफाइन? एनर्जी भी पढ़ाई हुआ है कि नहीं हुआ है? एनर्जी हो गया ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका फार्मूला होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। इसका मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है, डिफाइन कैसे करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को? डिफिनेशन याद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? इन्फिनिट से किसी निश्चित डिस्टेंस तक लाने में जो किया गया वर्क डन होता है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इसमें कितना चार्ज इन्वॉल्व हो रहा है? दो चार्ज इन्वॉल्व होता है। एक चार्ज पहले से यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। दूसरा चार्ज इन्फिनिट पर रखा हुआ है। अब उसको हम पकड़ करके ला रहे हैं, ठीक है। पकड़ करके ला रहे हैं। पकड़ के क्यों लाना पड़ रहा है? क्योंकि ये एक्चुअली उसको रिपेल कर रहा होगा। जैसे ही छोड़ेंगे ना वो भाग जाएगा फिर से। हम लोग जबरदस्ती ला रहे हैं, जबरदस्ती पकड़ करके आर डिस्टेंस तक लेकर के आगे। तो लाने में इसके अंदर क्या हुआ? एनर्जी स्टोर हो गया। कैसे पता चलेगा कि एनर्जी स्टोर है? बस छोड़ने भर दे रहे, छोड़ेंगे तुरंत भाग जाएगा। तो वैसे ही पता चलता है उसके अंदर एनर्जी स्टोर है कि नहीं है। जैसे एक रिमोट है, रिमोट को या फिर मोबाइल को हम लोग यहाँ पर उठा रहे हैं, ठीक है। कैसा पता चलेगा कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है? जैसे ही छोड़ेंगे ना तुरंत जाकर जमीन पर गिर जाएगा, है ना। तो यहाँ पर टोटल दो चार्ज इन्वॉल्व हो रहा है। तो फिर से हम लोग यहाँ पर क्या यूज किए? दो चार्ज, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। कितना दूर तक लाए हैं? इन्फिनिट से एक निश्चित डिस्टेंस R तक करके लाए हैं। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद अगला फार्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या हो जाएगा? KQ बाई R। यहाँ पर Q2 क्यों गायब हो गया? इसका डिफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? यूनिट चार्ज को लाया जाता है। यूनिट चार्ज को इन्फिनिट से लेकर के यहाँ तक लाएंगे ना, तो लाने में जो वर्क डन होता है तो हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। हेलो, हाँ आइएगा क्या अभी आप? दोनों चीज एकदम सेम है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों सेम है। बस अंतर क्या है? दोनों में एक चार्ज यहाँ पर फिक्स रखा हुआ है, दूसरा में हम किसी निश्चित चार्ज को पकड़ करके ला रहे हैं, ठीक है ना। उसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है, फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। और पोटेंशियल केस में हम यूनिट एक कूलम्ब चार्ज को पकड़ करके ला रहे हैं। वही जो Q2 था ना वो कितना हो गया? 1 हो गया। बस इतना ही फर्क है दोनों में, ठीक है। मतलब दोनों सेम चीज है, बस पोटेंशियल जो है यूनिट चार्ज के लिए डिफाइन है, और एक किसी भी चार्ज को लाने में जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गया वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट को लाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहला जाएगा। उसके बाद एक पांचवा फार्मूला हम लोग क्या पढ़ेंगे? Q इज इक्वल टू C इंटू V। ये कहाँ से आया है? एक कैपेसिटर वाला चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना। उसमें हम लोग को ये बताया जाता है कि अगर कोई इस टाइप का प्लेट है ना, इस टाइप का एक प्लेट रखा हुआ है, इसको अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर इसके क्रॉस हम लोग दे देते हैं, बैटरी अगर जोड़ देते हैं, तो इसके अंदर जो है ना चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो ये जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा ना उतना ज़्यादा इसमें क्या होगा? चार्ज स्टोर होगा। मतलब Q डायरेक्टली पोटेंशियल प्रोपोर्शनल किसके होता है? V का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा चार्ज उतना ज़्यादा स्टोर होगा। अब हम लोग बस एक्स्ट्रा काम ये करते हैं कि अगर इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं ना तो एक कांस्टेंट दे देते हैं, तो वही आ जाता है Q बराबर CV, और यहीं से एक फार्मूला बन के तैयार हो गया है Q बराबर C बराबर Q बाई V। तो किसी भी चीज़ का जब हम लोग कैपेसिटी निकालना होगा ना, इस हो सकता है पैरेलल प्लेट का कैपेसिटी निकालने के लिए दे दे कि इस तरह का पैरेलल प्लेट है, इस पर चार्ज Q दिया गया है, बताओ इसका कैपेसिटेंस C का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, इसके अंदर V निकाल लेंगे। पोटेंशियल निकालने के लिए तो पढ़ चुके हैं फार्मूला,
है ना। एक प्लेट की वजह से क्या होता है, एक प्लेट की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जस्ट निकाल करके दिखा देते हैं। जैसे ए पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इसके वजह से जो फील्ड बनेगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इस डायरेक्शन में, है ना। और इस निगेटिव के वजह से भी उतना ही बनेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। और वो भी इसी डायरेक्शन में। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर इन दोनों प्लेट के बीच में डिफरेंस डी होगा, डिस्टेंस दोनों के बीच का अगर डी होगा तो v बराबर क्या होता है, E इंटू आर होता है, v बराबर ई आर होता है, पर फॉर्मूला v बराबर ई डी आर, डी वी बराबर ई डी आर, है ना। रिलेशन v बराबर क्या होता है, माइनस ऑफ ई डी आर, हाँ ये वाला होता है ना। तो इसी का यूज करके अगर E इंटू हम लोग d कर दे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर ले लें तो क्या बन जाता है, पोटेंशियल बन जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा बराबर क्या जानते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया ना, क्यू बाई ए, क्यू बाई ए यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं तो v बराबर आ जाएगा, तो v बराबर कितना आ जा रहा है, क्यू बाई ई ए डी, ये आ जा रहा है ना। ई नहीं आएगा तो ये वाला यहाँ से सिग्मा का वैल्यू हम लोग को क्या पुट करना है, चार्ज बटा एरिया, एडी बटा ए एप्सिलॉन नॉट, ये भी का वैल्यू आ गया ना। दोनों तरफ क्यू से डिवाइड कर देते हैं तो v बटा क्यू इज इक्वल टू डी बटा ए एप्सिलॉन नॉट। हम लोग का c का फॉर्मूला क्या होता है, c बराबर क्यू बाई वी पर है ना, c बराबर क्यू बाई वी यहाँ पर। तो अगर क्यू बाई वी उल्टा करना होगा ना, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये आ गया पैरेलल प्लेट के लिए कैपेसिटेंस का वैल्यू। काफी सिंपल है ना। तब ये हमको याद करने की जरूरत नहीं है, तो एक क्वेश्चन हो गया। मेन फार्मूला तो हमारा ए वाला है ना, मेन कंसेप्ट तो ये वाला है, तो ये हमको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन बनाते बनाते याद हो जाए वो अलग बात है, लेकिन हम अलग से टाइम नहीं देंगे इसको याद करने के लिए। तो मेन बेसिक फार्मूला हम लोग का ए 5 है, ठीक है ना। और इसी पांचों से पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर 1 और 2 बना हुआ है, कुछ भी अलग नहीं करना है, एक्स्ट्रा फार्मूला कोई भी याद नहीं करना है, बस कंसेप्ट याद रखना है कि ये चीज़ भी हो सकता है, ऐसा भी आ सकता है। हो सकता है कि इसका यूज करके, है ना, कूलम्ब्स लॉ, हो सकता है इसी कूलम्ब्स लॉ का यूज करके हम लोग को एक डिस्क दे दे, और डिस्क देने के बाद हो सकता है कि पूछ दे कि यहाँ पर आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, है ना। लेकिन वो बना कहाँ से, इसी से बना है। मतलब इसका अगर कंसेप्ट हम लोग का क्लियर है तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, डिस्क हो या फिर रिंग हो या फिर रड हो, हम लोग इजीली कर लेंगे, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट तो पूछेगा भी नहीं कभी किसी एग्जाम में। और डायरेक्ट नहीं पूछेगा तो याद करके क्या फायदा, हम लोग कंसेप्ट पर ही ध्यान देते हैं, है ना। तो ए 5 हो गया मेन फार्मूला, जो कि 2 चैप्टर से मिला करके बना हुआ है। 2 चैप्टर में इतना ही है और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है ही नहीं एक्चुअल में, इतना से सारा क्वेश्चन बन जाता है PYQ वाला। अब इसका थोड़ा सा रिलेशन देख लेते हैं, क्या क्या रिलेशन बनेगा इन चारों 5 फार्मूला के बीच। अरे एक तो और था वो गॉस लॉ वाला ना, EDS बराबर एक गॉस लॉ वाला फार्मूला क्या है, EDS बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट। ये भी एक फार्मूला है, इसको हम 6 नंबर में रख देते हैं, ठीक है ना। ये 6 टोटल फार्मूला। अब उसके बाद चलते हैं रिलेशन। रिलेशन पहले इन दोनों के बीच खोज लेते हैं, F बराबर QE, पहला रिलेशन खत्म। दूसरा इन दोनों के बीच QV, तीसरा V और E के बीच में V बराबर माइनस ऑफ DV बराबर माइनस ऑफ EDR। यहाँ पर माइनस साइन क्यों देते हैं हम बताते हैं। जैसे एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का जो भी बात हो रहा है ना, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एक चार्ज प्लस Q और दूसरा चार्ज माइनस Q, ठीक है। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है, D है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, प्लस से माइनस Q, या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। अब जब हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे ना, तो यहाँ पर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, निगेटिव चार्ज जो पोटेंशियल मिनिमम होता है। हाँ, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, लेकिन इस डायरेक्शन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो उसी चीज को दिखाने के लिए हम लोग वहाँ पर एक माइनस साइन दे देते हैं कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर आगे बढ़ोगे ना, तो ये मत समझ लेना, क्योंकि तुम मल्टीप्लाई जब हम लोग कर रहे हैं E इंटू डी, ये चीज क्या बता रहा है कि तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, डिस्टेंस जितना बढ़ाओगे उतना ज्यादा भी बढ़ता चला जाएगा। पर रियल में तो ऐसा हो नहीं रहा है,
जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं वो और कम होता जा रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एक माइनस साइन दे देते हैं। क्लियर है सारा? तो बस इतना फार्मूला नोट कर लेना है। अब बस इतना से ही हम लोग का सारा दोनों चैप्टर का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। 2 चैप्टर में हमको कम से कम लगता है कि 200 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन सारा बस इतना से ही बन जाएगा। नॉर्मल डिफरेंशिएशन करके निकालते हैं। जैसे हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया, ठीक है, और हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर ई डी आर, इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं। तो या फिर अगर पोटेंशियल पता है, हम लोग एक तो केस पढ़ते हैं जिसमें डाइपोल की वजह से, डाइपोल में 2 चार्ज है, एक प्लस क्यू और एक तो माइनस क्यू, किसी एंगल थीटा पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो हम लोग करते क्या है ना कि उसमें सबसे पहले पोटेंशियल निकालते हैं, क्योंकि पोटेंशियल निकालना ज़्यादा आसान होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपेरिजन में। क्यों आसान होता है? क्योंकि पोटेंशियल स्केलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इसमें वेक्टर वाला दिमाग लगाना पड़ता है ना। वो तो खैर वो बढ़ा करके इसको इस तरह से करते हैं, तो वो हम अभी नहीं बता रहे। जैसे जस्ट इसमें पोटेंशियल निकालने के बाद जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालते हैं, पहले पोटेंशियल निकाल लेते हैं। या पोटेंशियल निकालने के बाद ई निकालते इसमें कर लेते हैं माइनस डी वी बाई डी आर, और इसका यूज करके आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाता है। और वैसे अगर निकालने जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो सिंपल वाला में निकल जाता है। जैसे यहाँ पर बीच में अगर पूछे ना, जैसे प्लस क्यू हो गया माइनस क्यू हो गया, अगर यहाँ पर पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इजिली निकाल लेंगे। पॉजिटिव की वजह से इधर डायरेक्शन, निगेटिव की वजह से इधर डायरेक्शन, दोनों का रिजल्टेंट ले लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। एक्सिस पर भी निकालने के लिए देगा तो आसानी से निकल जाएगा प्लस माइनस। लेकिन इस केस में ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना मुश्किल होता है, तो वहाँ पर हम लोग इसका यूज करते हैं, इस रिलेशन का। क्या करते हैं, पहले पोटेंशियल निकालना ईजी होता है, पोटेंशियल निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर डिफ्रेंशिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ये वाला कहीं भी हाँ पोटेंशियल का कुछ होता नहीं है, तो ये एक्चुअली वो लड़का सॉल्व भी किया है उस क्वेश्चन में, जो अभी पीडीएफ हम लोग देख रहे थे ना, उसमें एनीवेयर वाला उससे करवाए थे हम, एनीवेयर वाला वो किया है, और 2 क्वेश्चन शायद सॉल्व नहीं था। ठीक है ना, अब चलते हैं क्वेश्चन में। 2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। 2 चार्ज है, एक ए पर रखा हुआ है, एक बी पर रखा हुआ है, एक पॉजिटिव क्यू और दूसरा निगेटिव क्यू। ठीक है, दोनों के बीच डिस्टेंस दे रखा है। हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। दोनों के बीच का डिस्टेंस डी ले लेते हैं। एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। इन दोनों के बीच जो फोर्स काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, एफ फोर्स काम कर रहा है। ये 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी। अब यहीं पर लोग गलती करते हैं, 25% चार्ज ए से ट्रांसफर करके बी में डाल दिया है। ऐड कर देंगे ना, ए कितना हो जाएगा, 25% हटाना है ना, क्यू माइनस क्यू बाई 4, 3q/4 हो जाएगा। सेकंड वाला कितना हो जाएगा, ए तो हो जा रहा है 3q/4, सेकंड वाला कितना हो रहा है, q+q/4 ही तो यहाँ से हटा करके वहां डाला। यहीं पर लोग कंफ्यूज करते हैं, यही वाला गलती होता है, क्योंकि सेकंड वाला जो चार्ज है ना वो प्लस क्यू नहीं है, माइनस क्यू है। और इसको प्लस क्यू लिख के सोल्व करेंगे ना तो हो सकता है ऑप्शन भी कोई मैच कर जाए। तो ए कितना हो जाएगा, -4q और प्लस q/4 -3q/4। तो सेकंड वाला चार्ज हम लोग यहाँ पर कितना लिखेंगे, -3q/4। बाकी डिस्टेंस वगैरह सारा कुछ सेम है ना। यहाँ पर फोर्स सिर्फ हम लोग F' लिख लेते हैं। अब दोनों का फोर्स निकाल करके कंपेयर कर देते हैं। सी आ जा रहा है 9F16, ए बराबर आ जाएगा kq² और F' बराबर आ जाएगा क्यू के जगह पर 3q/4 ना, ²/d, मतलब कि 9/16 और kq²/d², 9/16। इसका वैल्यू तो एफ है, एफ आ गया। हाँ अभी शुरू ही किए हैं, बैठ जाए ना, आगे वाला पे ही बैठ जाइए। अभी कंटिन्यू इसको खत्म ही कर देंगे पूरा, और अभी रिकॉर्ड भी हो जाएगा, सुबह रिकॉर्ड भी नहीं हुआ था। नेक्स्ट में चलें, ये वाला, ये तो 3/4 को बाहर निकाल लिए, 3/4 का होल स्क्वायर, इसको बढ़ा देते हैं ऐसे, k × 9q² बाई 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16d²। ये डिवाइड में ना नीचे चला जाएगा, इसको और ब्रेक करें क्या, कैसे नीचे जा रहा है, इसको हो जाएगा ना। अब इसमें बस 9/16 को हम सेपरेट कर लिए,
और बाकी जो रहा यहाँ पर के क्यू स्क्वायर था ना, ओ ना 16 है 4 का स्क्वायर। सेकेंड वाला में क्या दिया है, सपोज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। बोल रहा है प्रोटॉन पे जो चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है उसमें थोड़ा सा का फर्क है। वैसे रियल में फर्क नहीं रहता है ना, दोनों पर इक्वल चार्ज होता है। यहाँ पर बोल रहा है थोड़ा सा का दोनों में फर्क है। इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, दो चीज बोला है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर रखा है, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर रखा है। एक हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब एक हाइड्रोजन एटम पर टोटल चार्ज अगर हम निकालना चाहें, एक हाइड्रोजन एटम पर टोटल जो चार्ज होगा प्रोटॉन पर चार्ज और प्लस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज के बराबर होता है। तो नॉर्मली तो जीरो हो जाएगा है ना, न्यूट्रल होता है, लेकिन यहाँ पर बोला कि थोड़ा सा डिफरेंस है तो वो चार्ज यहाँ पर दिखाई देगा, थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो। प्रोटॉन पर ले लेते हैं ई प्लस डेली और इलेक्ट्रॉन पर ले लेते हैं माइनस ई, तो ये कैंसिल होकर के आ रहा है डेल्टा ई। मतलब कि इस हाइड्रोजन एटम पर जो चार्ज होगा ना और डेल्टा ई के बराबर होगा, यहाँ भी डेल्टा ई होगा। ठीक है, रियल से थोड़ा सा एक क्या किया है, डिफरेंट कर दिया है। रियल में होना चाहिए जीरो, पर है कितना, डेल्टा ई चार्ज एक हाइड्रोजन एटम पर। अब यहाँ पर दो फोर्स काम कर रहा है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपेल करेगा ना। और दोनों एक निश्चित डिस्टेंस पर रखा हुआ है, बैलेंस्ड है, तो हम लोग दोनों को इक्वल कर सकते हैं ना। इक्वल कर लेते हैं के और डेली को क्यू ही हम एज्यूम कर ले रहे हैं। के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी m1 m2। हालांकि दोनों का मास सेम ही होगा तो हम m ही लिख लेते हैं। जी एम स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, यही ना। मतलब ए तो कैंसिल ही हो गया, हम लोग को निकालना क्या है, क्यू निकालना है। क्यू मतलब वही डेली का वैल्यू कितना होगा, तो क्यू स्क्वायर आ गया जी एम स्क्वायर बाई के ना। जी का वैल्यू कितना हो जाएगा 6.67 ना, 67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। और m का वैल्यू कितना दे रखा है 1.67 का होल स्क्वायर इंटू माइनस 54। k का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। यही ना ओवरऑल सारा। ठीक है, जी का वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11 ही ना। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है ना हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं सिर्फ 10 के पावर वाला, बाकी सबको इग्नोर कर रहे हैं। क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सारा जो ऑप्शन दे रखा है ना 10 के पावर के फॉर्म में दिए रखा है, तो हम ये सब इग्नोर करते हैं, ये सब को साइड कर लेते हैं। अगर एक जगह इन लोगों को कर ले तो 6.67 इंटू 1.67 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9, और 10 का पावर जो दे रखा है क्या होगा -11 -54, दोनों को जोड़ना होगा है ना। और ए वाला ऊपर जाएगा तो इसको घटाना होगा, मतलब कुल मिला के हम लोग को तीनों को जोड़ देना है निगेटिव साइन के साथ। समझ में आ रहा है। 10 वाला जो हम लोग का होगा ना, ये हो जाएगा 10 टू द पावर, सबसे पहले -11, फिर उसके बाद -54, और फिर यहाँ पर जो 9 है ऊपर जाकर के ये भी माइनस ही हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के कुछ यहाँ पर टर्म आएगा। ये जो टर्म है ना अगर इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो वो -24 आ जाएगा, वो ठीक है। और ए वाला अप्रॉक्स 6.67 है और ए 1.5 से ऊपर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा, बढ़ करके अप्रॉक्स 9 के इक्वल हो जाएगा है ना। तो वो लगभग 1 के बराबर आ जाएगा, इसीलिए उसको इग्नोर किया है। तो 1 इंटू 10 टू द पावर कितना -74। तो ए आ रहा है क्यू स्क्वायर का वैल्यू, तो यहाँ से अब क्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -37। तो वही डेली का वैल्यू आ जाएगा 10 टू द पावर -37। 2 आ रहा है, 2 का फिर अंडर रूट जब करेंगे ना, फिर अंडर रूट भी करना है तो 1 पॉइंट पूछेगा, इसलिए लगभग उसको इग्नोर कर दिया। 3 में क्या दे रखा है, 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय 2 मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। इस तरह से सस्पेंड किया हुआ है, लेंथ इसका l है, 2 चार्ज दिया हुआ है। ए पार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्सन, रिपल्सन हो रहा है इसलिए क्या रहेगा एक दूसरे से दूर रहेगा है ना। द चार्ज बिगिन टू लीक, अब ये बोल रहा है ना कि जो चार्ज है ना धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो रहा है, घट रहा है क्यू का वैल्यू। हाँ, जैसे जैसे ये घटेगा ना वैसे वैसे क्या होगा, नज़दीक जाएगा तो इसमें कुछ वेलोसिटी आ जाएगा। और ये जो डिस्टेंस d था ना वो घट करके धीरे धीरे x मान लेते हैं, कुछ देर बाद x हो जाएगा, कुछ देर बाद इसमें कुछ वेलोसिटी आ जाएगा और इसका डिस्टेंस x हो जाएगा। अप्रोच ईच अदर विथ ए वेलोसिटी v,
ठीक है, v वेलोसिटी से एक दूसरे के करीब जा रहा है। बोल रहा है कि v वैरी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x। v कैसे वैरी कर रहा है? डिस्टेंस x के अनुसार वैरी कर रहा है। v वैरी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x। v और x में मतलब बोल रहा है कुछ रिलेशन होगा, उस रिलेशन को बताना है कि v और x में क्या रिलेशन है। इसको सुबह हम लोग 2 मेथड से किए थे, अभी एक ही मेथड कर लेते हैं। एनर्जी से नहीं किए थे, 2 मेथड किए थे, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही निकाल कर किए थे। ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर एक एंगल ले लेते हैं थीटा, ठीक है, एक थीटा ले लिए, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा टी कॉस थीटा हो गया ना, टी कॉस थीटा, और ऊपर टी साइन थीटा। इधर फोर्स कौन सा लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F ही, और नीचे में क्या लगेगा? mg ना। इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो बैलेंस करेंगे तो t साइन थीटा इज इक्वल टू mg, t साइन थीटा इक्वल टू mg, और t cos थीटा इज इक्वल टू k q स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, यही ना, k q स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। सुबह में जब हम सॉल्व किए थे ना, थीटा ऊपर वाला लिए थे, ठीक है ना। अभी फर्क पड़ेगा कुछ कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ना चाहिए ना। थीटा हम लोग किसको एज्यूम कर सकते हैं? सुबह जब सॉल्व किए थे तो इसको थीटा एज्यूम करके सॉल्व किए थे। अभी देख लेते हैं नीचे वाला को थीटा एज्यूम करके क्या होता है। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड इसलिए करें ताकि ये टी हट जाए, क्योंकि टी पहले से दिया हुआ नहीं था, जो नहीं दिया हुआ रहता है उसको हटाना रहता है। तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई एम जी इंटू के क्यू स्क्वायर। क्या होता है? एफ ई बाई एम जी। इसलिए तो याद नहीं करते हो ज़्यादा फार्मूला हर समय चेंज होते रहता है। ये इसको ऊपर रखे है ना, साइन बाई कॉस एम जी के क्यू, अच्छा हाँ, के क्यू स्क्वायर इसमें नीचे हो जाएगा। ए एक्स स्क्वायर था ना, एम जी डिवाइडेड बाई के क्यू स्क्वायर, और ए एक्स स्क्वायर ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही था, ठीक है। अभी मैच कर गया क्या फार्मूला के साथ? मैच नहीं किया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं। tan थीटा यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि थीटा भी तो हम लोग खुद एज्यूम किए हैं, तो इस थीटा को भी हटाना पड़ेगा। जो जो हम लोग एज्यूम किए हैं उसको हटाना है। तो यहाँ से अगर tan थीटा निकालेंगे ना, तो ये परपेंडिकुलर और ये वाला बेस, ये परपेंडिकुलर कितना होगा? नहीं, फिर तो थीटा रह ही जाएगा। ये ऐसा करते हैं, एल स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर का अंडर रूट ना, ये परपेंडिकुलर का वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर सही है, एल भी गिवन है, एक्स भी गिवन है, कोई भी नया चीज़ हम नहीं रखे हैं। और बेस का वैल्यू एक्स बाई टू और इज इक्वल टू, इधर में क्या है, एम जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई के क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और बता करके रखा है कि डी का जो वैल्यू है ना, एल से बहुत छोटा है। हम लोग का एक्स तो एल से भी छोटा है ना। डी जो था वो क्या था, एल से छोटा है, और डी से भी छोटा हम लोग एक्स एज्यूम करके रखे हैं। मतलब एल के सामने एक्स बिल्कुल निग्लेजिबल हो गया, तो वहाँ पर ख़त्म ही कर देते हैं इसको, ठीक है ना। ये ख़त्म हो जाएगा तो सिर्फ एल बचेगा ऊपर में। मतलब ये अब आ गया 2l बाई एक्स इक्वल टू एम जी एक्स स्क्वायर बाई के क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करते हैं ना कि जो जो कांस्टेंट टर्म है ना उसको हटा देते हैं, क्योंकि हम लोग को जरूरत है सिर्फ v और x का। कांस्टेंट टर्म यहाँ से हम हटाएंगे, तो अगर कांस्टेंट टर्म सारा कुछ हटा दे तो आ जाएगा 1/x प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। नहीं ना, बाकी सब तो कांस्टेंट टर्म है, उस सब का जरूरत है नहीं। क्यू वैरी कर रहा था और एक्स वैरी कर रहा था, इसलिए क्यू और एक्स को हम लोग रख लिए, और रिलेशन भी हम लोग को क्यू और एक्स के बीच ही, भी और एक्स के बीच चाहिए, है ना। अगर इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले, क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, एक्स क्यू, या क्यू प्रोपोर्शनल आ जाएगा एक्स के पावर 3/2 ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक कंसेप्ट और दे रखा है, एक लाइन लिखा है कि dq बाई dt जो है ना वो कांस्टेंट है। चार्ज बिगिन टू लीक
फ्रॉम बोथ द स्क्वायर एट ए कांस्टेंट रेट। मतलब अगर डी क्यू बाई डी टी हम लोग निकालना चाहेंगे ना तो वो भी कांस्टेंट ही आ जाएगा। तो हम लोग डी क्यू बाई डी टी निकाल लेते हैं और हम लोग का काम भी हो जाएगा। अगर बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे ना तो डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, भी होता है, डी एक्स बाई डी टी भी हो जाएगा ना, तो हम लोग को भी का रिलेशन भी मिल जाएगा। यहाँ पर कर लेते हैं डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू 3/2 एक्स के पावर 3/2 - 1 डी एक्स बाई डी टी, अगर बहुत साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं तो। अब उसके बाद फिर से देख लेते हैं जो जो कांस्टेंट टर्म में फिर हटाएंगे उसको। ये आ गया के इंटू 2/3 ना, 2/3 इक्वल, ये प्रोपोर्शनल साइन था तो प्रोपोर्शनल ही सब जगह रहने देते हैं, प्रोपोर्शनल एक्स के पावर 1/2 ना इंटू भी। अब ए वाला पूरा का पूरा कांस्टेंट है ना, मतलब कि एक्स के पावर हाफ इंटू भी क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग भी निकालेंगे प्रोपोर्शनल आ जाएगा 1/x के पावर 1/2, या फिर भी प्रोपोर्शनल x के पावर -1/2। इसका एक और मेथड किए थे, इन लोगों की कॉपी पर मिल जाएगा, फोटो ले लेना है उससे, ठीक है ना। यहाँ पर हम थीटा चेंज किए, मतलब थीटा चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब किसी भी तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें, बस जो जो एज्यूम किए हैं उसको हटाना है, आंसर आ जाएगा। एल के मुकाबले में बोल रहे हैं ना कि एक्स बहुत छोटा है यार, एक्स का हाफ भी करना है। जैसे एक्स मान के चल रहे हैं कि 0.2 होगा, उसका हाफ करेंगे तो 0.1 हो जाएगा, 0.1 का और स्क्वायर कर देंगे तो और छोटा 0.01 हो गया, तो अप्रॉक्स 0 ही हो गया हो। कहीं पर भी छोटा टर्म का जब स्क्वायर करना रहता है ना तो उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। हाँ, एक और कंडीशन होना चाहिए, साथ में माइनस प्लस कुछ होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में वो नहीं फिर रूल लागू होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ही लागू होता है। ये चीज़ मिलेगा डायपोल का, जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना तो वहाँ पर डायपोल के लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वहाँ पर निगलेक्ट करना रहता है। पिछला बार हम ये देखेंगे जितने भी स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है ना उसमें कुछ कुछ कोटा का भी था। मैक्सिमम उन लोगों को देखेंगे काम जो किया है ना सिर्फ पेन और पेपर से किया है, उन लोगों के सामने क्वेश्चन रहता था। मतलब एक होता है ना कि बस सामने लेक्चर आ रहा है, लेक्चर में क्वेश्चन आ रहा है, उसको देख रहे हैं, उसके बाद फिर अगला में बढ़ जा रहे हैं, तो देखा हुआ चीज़ याद नहीं रहता है जब तक खुद से नहीं करेंगे पेन से। सबसे बेस्ट तरीका है कि आकर के बोर्ड पर सोल्व करना, वो अगर कर लेते हैं ना तो फिर वो कभी मतलब दिमाग से नहीं जाएगा। बेस्ट यही होता है कि 2 घंटा का एक लेक्चर देख ले वन शॉट कोई भी, उसके बाद प्रीवियस ईयर का 100-200 क्वेश्चन लेकर के बैठ जाए। जो कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना क्वेश्चन सॉल्व करते करते क्लियर हो जाएगा और टाइम भी बचेगा बहुत ज़्यादा। और डी क्यू बाई डी टी की जगह के यूज कर लिए हैं, डी क्यू बाई डी टी कॉन्स्टेंट है ना तो उसके लिए के लिख दिए हैं। 2 पिच बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्ज आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। एक कॉमन पॉइंट से 2 चार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों को क्यू एज्यूम कर लेते हैं, कुछ गिवन नहीं है ना, क्यू क्यू दोनों हो गया। उसके बाद क्या किया है, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, आर दिया है, मतलब पहला केस ये वाला है। उसके बाद क्या किया ना कि आधा डिस्टेंस पर जाकर के इसको रस्सी से बांध दिया है, ठीक है, रस्सी से बांध देगा तो ये जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा, है ना। पहले से डिस्टेंस कितना था आर, अब कितना हो गया, आर डैश हो गया। अब हम लोग से पूछा है कि आर डैश और आर में रिलेशन क्या होगा। एक क्वेश्चन लिंक्ड है उसी वाला के साथ ना, जो हम लोग अभी प्रूफ किए, एक्स प्रोपोर्शनल टू जो था, भी प्रोपोर्शनल टू 1/x के पावर √2 ऐसा कुछ था, उसी के जैसा ये वाला है। हम लोग को रिलेशन लाना है इस आर में और आर डैश में। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ऐसा किया हुआ है। बी याद तो नहीं है, शायद डी था ना, डी था। कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे सॉल्व करने के लिए, हमारे पास फार्मूला तो एक ही है ना, क्यू बाई आर स्क्वायर, वही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आर तो कुछ है नहीं। पहले क्या करते हैं ना कि ए वाला एंगल जो है ना थीटा ले लेते हैं, ये वाला टेंशन टी लेते हैं, क्योंकि सिर्फ के क्यू बाई आर स्क्वायर दोनों में लगाएंगे ना तो उससे कोई रिलेशन बनेगा नहीं, बस ए वाई आएगा ही नहीं है, वाई भी तो आना चाहिए रिलेशन में, तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाने से तो होगा नहीं। हम लोग क्या करते हैं, इस टी को 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, ए टी कॉस थीटा हो गया और ये हो गया टी साइन थीटा। नीचे क्या हो जाएगा एम जी और इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई। बैलेंस कर लेते हैं, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी और टी कॉस थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ना। उसके बाद अगर इक्वेट करेंगे एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन ये, टेन थीटा इज इक्वल टू एम जी
के क्यू स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर ना, आर स्क्वायर। ठीक है, tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan थीटा हम लोग निकालेंगे p बाई tan थीटा y बाई बी हो जाएगा ना, y बाई बी का वैल्यू ये टोटल r था ना, तो अभी r बाई 2 हो जाएगा। मतलब उसमें तो हम लोग को tan थीटा निकालना पड़ा था, यहाँ पर tan थीटा निकालना भी नहीं पड़ा, सब कुछ इजीली हो गया, मतलब उससे आसानी क्वेश्चन है। आर स्क्वायर एम जी बाई के क्यू स्क्वायर। अगर यहाँ से आर स्क्वायर को नीचे लेके चले आए, क्योंकि ये सारा का सारा कांस्टेंट टर्म है, सारा कांस्टेंट को उस तरफ रखते हैं, ये बन जाएगा 2y बाई आर क्यू ना इज इक्वल टू एम जी बाई के क्यू स्क्वायर। ठीक है, इधर से रिलेशन आया, उधर वाला से भी सेम ही आएगा, इसमें भी वही आएगा फाइनली, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा डैश हो जाएगा ना, क्योंकि एंगल तो इसका चेंज हो गया है ना, ये थीटा डैश हो जाएगा, tan थीटा डैश इज इक्वल टू आर डैश स्क्वायर एम जी डिवाइडेड बाई के क्यू स्क्वायर। क्यू तो चेंज नहीं हुआ है, एम जी चेंज नहीं हुआ है, बस आर डैश चेंज हुआ है, tan थीटा डैश चेंज हुआ है। अब इसमें भी tan थीटा निकालेंगे तो p बाई बी करना होगा, ए परपेंडिकुलर और ए बेस। परपेंडिकुलर का वैल्यू y बाई 2 और बेस का वैल्यू r डैश बाई 2, r डैश बाई 2। इधर हो गया r डैश के क्यू स्क्वायर। अगर ये दो तो कैंसिल हो गया, इसको नीचे अगर उतार ले तो y बटा r डैश क्यू ना इज इक्वल टू एम जी बाई के क्यू स्क्वायर। ये चीज दोनों में कांस्टेंट था ना, अब दोनों इक्वल आ गया, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो 2y बाई आर क्यू ना, 2y बाई आर क्यू इक्वल टू y बाई आर डैश क्यू। वाई सिर्फ कैंसिल हो रहा है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 आर डैश क्यू इज इक्वल टू आर क्यू, या आर डैश क्यू इक्वल टू आर क्यू बाई 2, या फिर यहाँ से आर डैश अगर निकाल लें तो आर बटा 2 के पावर 1/3। मतलब रस्सी वाला क्वेश्चन कोई भी देगा ना तो उसमें दिमाग में लगा लेना है कि थीटा हमको एक तो एज्यूम करना ही होगा, है ना, रस्सी वाला में सब में करना ही पड़ता है लगभग, तो एक तो कंसेप्ट ही बना लेंगे, जब भी ट्राई करेंगे ना तो पहले एक बार थीटा रख करके ट्राई करेंगे।